सभी लोग वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हेमंत भदौरिया। और हम जो बात कर रहे थे सोशल साइंस के पेपर की, जो कि गोवा बोर्ड से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि हम कोई 2-3 घंटे का वीडियो नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे से 10-10, 15-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो और अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ। सो हमने 1 बाय 1 करके पहले वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चन लिए थे, फिर MCQ क्वेश्चन लिए, और फिर कल हमने 21 से 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए थे। तो जिन्होंने इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखें, वीडियो को समझें और उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करें, अच्छे तरीके से उसको स्टडी करें। जो पेपर हमारा होने वाला है, मैं हर बार बोलता हूँ, आपका पेपर है 18 मार्च को 2026, 18 मार्च 2026। और हमने जो क्वेश्चन की बात की हुई थी उसमें से हमने क्वेश्चन किए हुए थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हुए थे। आज हम 31 क्वेश्चन से बात करेंगे, जिसमें ये हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ था। और आज हम बात करेंगे 31 क्वेश्चन से, जैसे कि हमारा दिया हुआ है नॉन कोऑपरेशन मोमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। पढ़ने से पहले चीज़ों को हम थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? हिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम तब होती है जब हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। और अगर क्वेश्चन हमने समझ लिया ना, तो ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ उस पर अच्छे से लिख के आ पाएंगे। तो कह रहा है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी वाज कॉल्ड द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको गांधी जी ने क्या कहा? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें एक सारे काम बड़े प्रेम तरीके से हो, उसमें किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई क्लैश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसमें कौन से कुछ डिस्कस किया गया? द खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल ऑफ ए नॉन वायलेंस। कि गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा ये सिस्टम है, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, तो जो खिलाफत कमेटी के लोग थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ बापूजी, आपने कहा है हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह दो भैया हमको आज़ादी दे दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी? नहीं देगी, तो हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा उनसे, तभी मिलेगी। इसीलिए आपने पढ़ा हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जो कि हमारे यूपी साइड में मेरठ से हुई थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। ठीक है, तो द मुस्लिम इन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो उसमें मुस्लिम इंडिया के जो भी लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो इट इज कॉल्ड द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि इसे हम कहते हैं खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, अब आते हैं, फिर कहते हैं व्हाई वाज डॉक्टर लोहिया अरेस्टेड टेकन द मडगांव पुलिस स्टेशन 18 जून 1946। 18 जून के, आपका पेपर कब है? 18 मार्च को। तो 18 जून हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ओके, इसको हम समझते हैं। अब जब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, वाई डॉक्टर लोहिया, फैन ऑन करो फैन। ठीक है, डॉक्टर लोहिया एंड टेकन द मडगांव पुलिस स्टेशन ऑन 18 जून 1946। आखिरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मडगांव पुलिस स्टेशन में क्यों अरेस्ट कर लिया गया था? क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कोई आप स्लोगन देते हो, कुछ करते हो, तो इसीलिए प्रोटेस्ट करते हैं। उसको बंद करो। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ऑन 18, अब ध्यान दो, इस चीज को जब भी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है? 18 जून 1946। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है। क्या है? लोहिया अरेस्टेड, सॉरी लोहिया अराइव्ड। लोहिया जैसे पहुंचे वहां पे नियर द रेलवे स्टेशन के पास में इन मडगांव में, एंड वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन जय हिंद। यानी कि जैसे हम कभी वीडियो खत्म करते जय हिंद बोलते, जय हिंद। ठीक है, तो क्या है? उसी तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 18 जून 1946 को जैसे मडगांव पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे उन्होंने दिया स्लोगन जय हिंद। तो क्या किया? पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि पौधगी जो ब्रिटिशर्स थे उनको पसंद नहीं था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ही वाज टू एड्रेस ए मीटिंग नियर द म्युनिसिपल बिल्डिंग टू चैलेंज द बैन ऑन सिविल लिबर्टीज। जो सिविल लिबर्टीज थी उसको पूरी तरीके से बैन करना था, इसलिए उनको एड्रेस किया गया था। मीटिंग थी कहाँ पे? जिसका नाम है म्युनिसिपल बिल्डिंग। मडगांव में म्युनिसिपल बिल्डिंग है, उसी के पास उनको मीटिंग करनी थी। किसके खिलाफ? जिसका नाम है टू बैन ऑन सिविल लिबर्टीज। जो सिविल लिबर्टीज थी उसको पूरी तरीके से बैन करना था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जिसमें दिया है बट एज सोन एज। जैसे ही उन्होंने किया तुरंत ही स्टार्टेड ही स्पीच। जैसे उन्होंने स्पीच को स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी आवाज़ को बोलना चालू किया, वैसे ही वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड टेकन टू दी मडगांव पुलिस स्टेशन। उनको मडगांव पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। तो 3 पॉइंट कैसे करोगे? पहला था इन्होंने स्लोगन दिया जय हिंद। सेकंड था जो म्यूनिसिपल बिल्डिंग थी जस्ट नियर बैन किया गया था सिविल लिबर्टीज को। और थर्ड कहा गया जैसे उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया वैसे ही उनको तुरंत वहां से बंदी बना लिया गया और
मडगांव पुलिस स्टेशन पे भेज दिया गया। अब बात करते हैं, एनालाइज करते हैं द वर्क कैरिड और द मोहन रानाडे ड्यूरिंग द सत्याग्रह 1995। मोहन रानाडे का जो सत्याग्रह था 1995 को, उसके बारे में इन्होंने कहा हुआ है। कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अंडर दी लीडरशिप ऑफ मोहन रानाडे, जब लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर का मतलब ये होता है कि मान लो 100-200 लोग हैं एक किसी भी बेंच में, 100 लोग हैं, 100 में एक लीडर होता है। उसी लीडर में ये थे मोहन रानाडे। ए नंबर ऑफ अटैक्स वाज वेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पुलिस स्टेशन बाय द आजाद गोमंतक दल, ठीक है। आजाद गोमंतक दल जो था, ठीक है, जैसे विश्वनाथ लवांडे जिन्होंने उसको स्टार्ट किया हुआ था, तो आजाद गोमंतक दल, आजाद का मतलब होता है जैसे चंद्रशेखर आजाद, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, उसी तरीके से कहा गया आजाद गोमंतक दल। क्यों? इसका नाम से समझते हैं। आजाद मतलब फ्री करना अपने आप को, गोमंतक मतलब गोवा के लोगों को, और दल मतलब उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने एक समूह बनाया था, उन्होंने एक दल बनाया था जिसका नाम था आजाद गोमंतक दल, ठीक है। अंडर हिज गाइडेंस, उनके गाइडेंस में द मेंबर अटैक्स द पुलिस स्टेशन एट मापसा, यानी कि जैसे पोरवोरिम के आगे जाओगे तो वहाँ पे पोरवोरिम के आगे मापसा है, तो वहाँ मापसा पुलिस स्टेशन में उन्होंने क्या किया? आग लगा दी, ठीक है। अटैक कर दिया, आग नहीं लगा, अटैक कर दिया। एंड दी क्लैश विद द पोर्तुगीज सोल्जर्स एट पोम्बुरपा, ठीक है, यानी कि और लड़ाई झगड़ा किया पोर्तुगीज के सोल्जर से, कहाँ पे? एट पोम्बुरा, यानी पोम्बुरपा, एक ऐसी जगह का नाम है जिसका नाम है पोम्बुरपा, ठीक है, इसको हम पोम्बुरपा बोलते हैं। दे रेडेड द कनकोलिम आउटपोस्ट, यानी कनकोलिम जिसे हमको कुल्ली कहते हैं, कनकोलिम, ठीक है, क्या है जिसका नाम दिया? दे रेडेड द कनकोलिम आउटपोस्ट, डिसरप्टेड द ट्रैफिक एंड कट टेलीफोन वायर्स। अब जब भी क्वेश्चन है इसमें रटने का नहीं, क्यों? समझो क्या कहा गया है। जैसे हमारे साइड पे चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कहा गया अंडर लीडरशिप ऑफ मोहन रानाडे अटैक किया गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज पुलिस स्टेशन को आजाद गोमंतक दल के द्वारा। सेकंड कहा गया कि जो गाइडेंस था मेंबर के थ्रू मापसा पुलिस स्टेशन पे, वहां पे भी क्या गया? अटैक किया गया और लड़ाई झगड़ा किया पोर्तुगीज से, जो कि जिसका नाम था, इस जगह का नाम था पोम्बुरपा। फिर थर्ड पॉइंट कहते हैं दे रेडेड ए कनकोलिंग पोस्ट, इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 वर्ड दिए गए। कनकोलिंग पोस्ट को पूरी तरीके से उसमें रेड मार दी, फिर डिस्टर्ब किया ट्रैफिक को, मान लो रेड सिग्नल है, येलो सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, पूरी तरीके से बंद कर दिया, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। मान लीजिए कुछ लोग को कोई पुलिस पकड़ने आ रही, उसने जाकर सिग्नल ही पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, जहां ग्रीन होना चाहिए उसने रेड कर दिया, तो गाड़ियां आके रुक जाएंगी और पीछे वाले लोग रुक जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो और क्या किया? टेलीफोन के वायर को कट कर दिया। अब पता लगा तुम भाग रहे हो, आगे पुलिस वाले ने फोन किया, पहले तार काट दिए, तो तुम बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द अटैक ऑन द बेटिम पुलिस स्टेशन, और उसी टाइम पे बेटिम पुलिस स्टेशन है, मोहन रानाडे was wounded and later on tried and sentenced 26 the imprisonment, यानी कि जो मोहन रानाडे और विश्वजीत लवांडे, इन्होंने ही किया था आजाद गोमंतक दल का ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग उस टाइम पे अटैक किया गया था बेटे पुलिस स्टेशन, जहां पे मोहन रानाडे घायल हो गए थे, ठीक है। और बाद में लेटर ऑन टाइड, ठीक है, एंड द सेंटेंस 26 ईयर इम्प्रिजनमेंट, उनको जो है 26 ईयर में इम्प्रिजनमेंट किया गया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर? अब आते हैं कुछ सिविक्स की बात करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। एक चीज याद रखिएगा, बहुत प्यारा वर्ड दिया, मनी बिल। मनी बोले तो रुपया, ठीक है, मनी बिल, मनी पैसा पैसा करती है, ठीक है। तो मनी बिल की जब भी हम बात करते हैं उसमें लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। अब मान लीजिए यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में कोई बिल पास किया गया तो अब दोनों में विचार विमर्श हुआ, तो राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। राज्यसभा में जितने मेंबर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं, ठीक। और ये हो गया प्रेसिडेंट। अब लोकसभा ने कहा भैया ऐसा है, मनी बिल हम पास करते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा ने सिग्नेचर नहीं किया, और अब ये जो प्रस्ताव है ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जो प्रेसिडेंट है वो इससे कहता है कि भैया राज्यसभा ने सिग्नेचर किया कि नहीं किया? आपने कहा राज्यसभा ने सिग्नेचर नहीं किया, उसने कहा ये लेटर लीजिए, राज्यसभा को फिर से दीजिए। तो राज्यसभा को दिया गया, और राज्यसभा को 14 डे का टाइम देते हैं, 14 डेज का टाइम देते हैं कि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आप साइन करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। उसने साइन नहीं किया, साइन राज्यसभा करे या ना करे, अगर लोकसभा में बिल पास कर दिया गया तो वो एक कानून बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मनी बिल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट किया जाता है तो पूरी प्रोसेस भी सेम होती है, ठीक है। अब ये कहा गया मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखो कितनी प्यारी लाइन कहा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली विद द परमिशन ऑफ द गवर्नर। बात तो सही है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं मनी बिल की,
स्टेट में, भाई एक स्टेट है उसमें पास किया गया, अब वो लोकसभा में कैसे पास होगा? तो जब स्टेट में मनी बिल पास किया जाएगा तो याद रखिए स्टेट में जब पास किया जाएगा तो गवर्नर से परमिशन ली जाती है, ठीक है। और लोकसभा में जैसे हम बात करते हैं उसमें हमारा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को पास तभी जाएगा जब लोकसभा में साइन हो जाएंगे, लोकसभा के लोग उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो पहला बिल कहा गया मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली विद द हेल्प ऑफ या गाइडेंस ऑफ, कह सकते हैं परमिशन ऑफ गवर्नर। द गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू दी मनी बिल, और गवर्नर अगर उसको असेंट करता है तो एक मनी बिल बन जाता है एक स्टेट में, और जब सेंटर में होता है तो प्रेसिडेंट साइन करता है और बन जाता है मनी बिल। अब ध्यान दीजिए जैसे कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट, यानी फर्स्ट आपको आता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसी तरीके से, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं, हाँ एक क्वेश्चन आपका होगा मनी बिल, हाउ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म इन ए स्टेट। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये बनता है जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि जैसे लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं और टॉप मोस्ट पे होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशनली पावर, और रियल पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अपॉइंट करता है। एज वेल एज इन द केस ऑफ स्टेट, स्टेट का मेन पावर होता है किसके पास, गवर्नर, केवल कॉन्स्टिट्यूट, केवल नाम का होता है गवर्नर और काम का होता है सीएम। ऐसे सेंट्रल में नाम का होता है कौन, प्रेसिडेंट, और काम का होता है पीएम, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। फिर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाउ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म इन ए स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, जब भी कभी स्टेट आ जाए ना तो याद रखिएगा ऊपर होता है गवर्नर, ठीक है, और नीचे आपका होता है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपको हो गया गवर्नर और ये हो गया गवर्नर। तो ध्यान दीजिए द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी कि मान लीजिए सपोज दैट ये हो गए सीएम, इनका नाम है सीएम, तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये करते हैं इनको गवर्नर। तो यानी कि ये आपके हो गए, ठीक है, गवर्नर, समझ आ गया ना। अच्छा आगे देखते हैं। तो गवर्नर ने क्या किया, सीएम को अपॉइंट किया, और सीएम की हेल्प से जितने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी कौन करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करता है, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या कहा गया, द सीएम Chief Minister is appointed by the governor and other ministers are appointed by the governor on the advice of CM. So first question is said that the Chief Minister is appointed by governor and other council of minister is appointed by the governor with the advice of, with the help of, with the support of CM. Second, the council of minister must belong to the either house of the state legislature. तो स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को होना बहुत जरूरी है, और जिसको किया जाएगा उसके लिए कहा गया मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू आइदर हाउस ऑफ द स्टेट, किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। अब ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये बहुत प्यारी लाइन कही गई है और इतना बढ़िया कहा गया है, ये कहा गया है ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं है, यानी कि कोई भी मेंबर अगर स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं है, तो अपॉइंटेड ए मिनिस्टर, यानी कि उसको एक मिनिस्टर के फॉर्म में अपॉइंट कर दिया जाएगा। सपोज दैट मैं हूँ, ठीक, अब मैं स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हमें कोई मिनिस्ट्री पोस्ट दे दी गई है, लेकिन हमें 6 महीने के अंदर उस पर विश्वास प्रस्ताव देना पड़ता है। हमें वहाँ पे लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ हम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या कहा गया, बट इन केस ऑफ होल्ड ऑफ ऑफिस ही इज नॉट इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर उसको अपने आप को क्या अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। अगर बात करते हैं, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन 10 मिनट का होता है, लेकिन 2-2, 3-3 नंबर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगी आपको। इसमें कोई भी चीज़ नहीं कि आपको टफ लगे, हाँ क्योंकि थोड़ा सा समझो कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको वहाँ से हटा रहा है, बस इतना समझना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं।
अब क्वेश्चन की बात करते हैं, एनालिसिस द जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आपको पता है, अच्छा प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा? पीएम को अपॉइंट करेगा, और पीएम की हेल्प से जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी पीएम जो यानी कि ये आपको करेगा। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस, ठीक है, यानी कि जो उसको चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन है कि वो पहली बार तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट, और ठीक है सुप्रीम कोर्ट आ गया ना, एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। यही तो पावर है प्रेसिडेंट का। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन एनी लॉ द फैक्ट। ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया और वो कंप्लीट हो गया अच्छे से, अब प्रेसिडेंट को आया कि भैया इनसे कोई हमें काम लेना, इन्होंने किसी का रिजल्ट निकाला था और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कैसा निर्णय दिया, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है कि आपने जो कुछ भी किया हुआ है आप हमें उसका रिजल्ट दिखाइए, ठीक है। तो क्या ही सीक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन, वो सुप्रीम कोर्ट से कोई क्वेश्चन भी कर सकता है और लॉ और फैक्ट के बारे में। हाउएवर द एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ भी वो पूछता है तो ठीक है, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंट से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल प्रेसिडेंट जितना बोलेगा सुप्रीम कोर्ट उतना ही करेगा। तो आगे बात करते हैं, ही कैन ग्रांट पार्डन। अच्छा ये वर्ड आ गए, पार्डन, फिर कहते हैं रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमेंशन ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है, और द सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं, जैसे कहा गया पार्डन की, तो पार्डन में क्या होता है कि पार्डन, उसमें कहा गया है कि ही कैन ग्रांट पार्डन। पार्डन में होता है क्षमा दान कर देना, उसी चीज को पूरी तरीके से क्षमा। मान लिया कि कोई आपका फ्रेंड है, प्रेसिडेंट आपका कोई फ्रेंड है, आपने किसी को टपका दिया, मार दिया, बंदूक ध्यान कर दिया और मर गया, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको फांसी की सजा दी जाए, और तुमको पता है हमारा फ्रेंड कौन है? प्रेसिडेंट। आपने फ़ोन किया, हाँ भैया हेलो, हाँ गुंडे लोगों ने मार दिया हमको, जल्दी से जेल में बंद करने के लिए बोला, हो कहा फांसी दे दीजिए जिनका। प्रेसिडेंट ने कहा इनको फांसी नहीं दी जाएगी, तो आप एकदम फ्री हो गए। तो पार्डन में क्षमा कर देना, ठीक है। रिप्रीव, अवधि को कुछ समय के लिए कम कर देना, जैसे मान लीजिए आपको 10 साल की सजा दी गई है, उसको कम करके 5 साल के लिए कर देते हैं। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है कि जस्ट लाइक है कोई प्रेग्नेंट लेडी है और कोई उसको मारने के चक्कर में आया, उसके पास पिस्तौल, उसने मार दिया, उसने भी एक जुर्म किया है, लेकिन वो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो क्या कहा गया उसमें उसको उस तरीके से हटा देने का, यानी कि उसको जो है कोई सज़ा नहीं देगी उस टाइम पे। रिमेंशन ऑफ पनिशमेंट, तो कुछ समय के लिए अवधि को उसको कम कर दिया जाता है। मान ली किसी को 5 साल की सज़ा दी गई, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, यानी प्रेसिडेंट करती है 2 साल के लिए कर देती है। और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस। सस्पेंड का मतलब होता है कि किसी भी विशेष सिचुएशन में कुछ भी, मान लीजिए किसी को कुछ कर दिया गया और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे प्रेसिडेंट को लगा नहीं अभी इसको सजा देना सही नहीं है, बाद में देखा जाएगा, उस समय के लिए टाल देती है, खत्म कर देती है। एनी पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये कहा गया कि पनिशमेंट जो है, अगर किसी ने किसी को मार दिया तो कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट उसको